हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हम लोग स्टेनोग्राफर की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो 13 अगस्त 2023 के शिफ्ट 1 का पार्ट 3 है। तो हम लोग एक सेट को 3 पार्ट में कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 35, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65, ये पूरा सा वोकैबुलरी ग्रामर होता है। और क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 100 तक हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट में, और इसमें होता है क्लोज टेस्ट और आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। तो पीडीएफ आपको पहले ही मैंने भेज दिया था, उसमें 100 के 100 क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, और ये 35 क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या होगा। आप लोगों का मुझे उम्मीद तो नहीं ज़्यादा गलत हुआ रहा होगा, लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं जो गलत हुआ रहा होगा वो क्यों गलत हुआ था, क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 70 तक पहला क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या करना है इसमें आपको पता ही है, आप रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है द कंसेप्ट ऑफ डैश refers to the ability of an organism to change in response to its environment। ठीक, अभी कुछ ना भरो। कंसेप्ट ऑफ डैश चीज़ का कंसेप्ट इस बात को रिफ़र करता है कि कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने में जो चेंज करने की उसकी कैपेसिटी है, कितना चेंज कर पाता है। आगे लिखा है कि एडाप्टेशन कैन अकर थ्रू डैश, एडाप्टेशन डैश के जरिए होता है। तो इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ एडाप्टेशन, इसी की तो बात ही कर रहे हैं ऊपर। आगे चल के इन्होंने बता ही दिया कि जिसकी हम ऊपर बात किए थे वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एडाप्टेशन होता है थ्रू डैश। आगे लिखा है, अब यहाँ जो चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो आगे लिखा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ भर लेंगे। विच इन्वॉल्व्स जेनेटिक चेंजेज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसमें शामिल है कि जेनेटिक जो चेंज होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो सीधे सीधे समझ गए यहाँ क्या लगाएंगे हम। आगे आ जाओ। और डैश ऑन्टोजेनी, तो ऑन्टोजेनी क्या होता है, और जैसे दूसरा नाम इसका रखते हैं ऑन्टोजेनी कहते हैं। अब ऑन्टोजेनी को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया। देखो दोनों चीज़ें यहाँ रही, यहाँ पे जिसको लगाना है उसको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब वो जेनेटिक चेंजेस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, या फिर वो चीज़ जिसको हम ऑन्टोजेनी कहते हैं, तो इसका मतलब इन्वॉल्व इसमें भी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ इन्वॉल्व लिखा हुआ तो यहाँ भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक देखो यहाँ विच के बाद क्या लगा था, इन्वॉल्व्स, तो हो सकता है और इन्वॉल्व्स यहाँ भी इन्वॉल्व्स ही आ जाए। ठीक है, ये मेरा गेस है, या हो सकता है कोई दूसरा वर्ड आ जाए। आया तो ठीक यही है। या यहाँ अरे यहाँ पे लिखा है विच इन्वॉल्व्स, नहीं इन्वॉल्व नहीं लगेगा। इन्वॉल्व यहाँ विच इन्वॉल्व्स लगा है तो यहाँ भी इन्वॉल्व दिया है, अलग से दिया हुआ तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, तो थ्रू लगाना पड़ेगा, और थ्रू ऑन्टोजेनी। यहाँ क्या लिखा है, थ्रू जेनेटिक्स, यहाँ पे आएगा अकर थ्रू जेनेटिक, यहाँ थ्रू जेनेटिक्स हो जाएगा और यहाँ थ्रू ऑन्टोजेनी हो जाएगा। इसमें विच इन्वॉल्व, यहाँ भी विच इन्वॉल्व से एक्सप्लेन किया, यहाँ भी विच इन्वॉल्व में एक्सप्लेन किया। तो सारा तो ये खुद ही भर के दे रहे हैं, हमको भरना ही क्या है। यहाँ एडाप्टेशन लगाना होगा, ये खुद ही दे दिया इन्होंने, 3 के 3 और इन्होंने दे दिए हैं। विच इन्वॉल्व्स चेंजेज इन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, जो इंडिविजुअल की लाइफ टाइम होती है उसमें जो चेंजेज होता है। फिर आया एडाप्टेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी, एडाप्टेशन बायोलॉजी का फंडामेंटल कंसेप्ट है, एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम। तो समय बीतने के साथ साथ जो स्पेसीज होते हैं उनमें कैसे कैसे चेंज आते हैं वही वाला है, तो यहाँ पे आ गया। आगे लिखा ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेल अडॉप्टेड, वो ऑर्गेनिजम्स जो वेल अडॉप्टेड हैं, मतलब जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। डैश देयर एनवायरनमेंट, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो लेते हैं, आर मोर लाइकली टू सर्वाइव और पास ऑन देयर जीन्स टू फ्यूचर जनरेशन। तो अपनी जो उनके जीन्स होते हैं अगले वाली जनरेशन में वो लोग पास कर देते हैं। तो एक तरह से ये एनवायरनमेंट, और क्या एनवायरनमेंट पे नहीं था, वो एक्चुअली एडॉप्टेशन पर ये पूरा का पूरा पैसेज था, उसी पर बेस्ड है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले फिलर में हम क्या लगाएंगे, पहले में तो ये भर ही लिया ना कि कंसेप्ट ऑफ एडॉप्टेशन एडॉप्टेशन की बात ही कर रहे हैं। इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। जेनेटिक्स आप जानते ही हैं, वंशानुगत जो स्टडी करते हैं उसका साइंस है। और इवोल्यूशन उद्विकास का है, तो उद्विकास यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ एडाप्टेशन की पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, कई जगह पे आया है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप,
तो अब ये वाला दूसरा वाले फिलर में क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इन्होंने कहा एडाप्टेशन कैन अकर थ्रू डैश। जो एडाप्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो एडाप्टेशन में म्यूटेशन होता है कि नहीं बताओ, मॉडिफिकेशन होगा एडाप्टेशन में, नहीं, एडाप्टेशन में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब कि कुछ नया हो जाए, और कंडीशनिंग भी नहीं होगी, और लर्निंग, इसमें एडाप्टेशन के लिए लर्निंग नहीं, बल्कि क्या होता है, म्यूटेशन होता है। जब परिस्थितियों के अनुसार हमारे शरीर में कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो एडाप्टेशन तभी होगा जब जीव अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए, म्यूटेट कर पाए, उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ म्यूटेशन लगेगा। नेक्स्ट वाले फिलर में आ जाओ, देखें क्या लगाना है, ये फिलर नंबर 3, तो यहाँ क्या लगाना है, तो जब यहाँ लिखा था आकर थ्रू ये, तो यहाँ भी क्या लगेगा, आर थ्रू अंटोलॉजी अंटोजेनी, तो थ्रू यहाँ पर भी लगाओ, देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया है ना, बाय सेंस फ्रॉम क्यों लगाएंगे, जब यहाँ थ्रू लिखा था तो थ्रू यहाँ भी लगेगा, थ्रू अंटोजेनी हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, दो तो इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, तो ये फिलर नंबर 4 है, तो 4 नंबर वाले में क्या करना होगा, देखो यहाँ लिखाना है रोल इन द डाइस ऑफ स्पेसी ओवर टाइम। तो इन्होंने कहा कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइस ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम। जो एडाप्टेशन है, ठीक है, तो एडाप्टेशन के नाते जैसे कोई जीव है अपनी परिस्थितियों में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए म्यूटेट करता है, थोड़ा चेंज होता है, तो एक ही प्रकार के, जैसे मान लो नेवले हैं, तो पता लगा इस दुनिया में 25 तरह के नेवले हैं, अपनी परिस्थितियों के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करने में म्यूटेट किए, तो उस स्पेसी में क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, विविधताएं बढ़ जाएंगी, टाइप्स बहुत बढ़ जाते हैं ना, जैसे जो जहाँ पर है वहाँ से परिस्थितियों से म्यूटेट किया तो क्या हो गया, परिस्थितियों को अडॉप्ट किया तो उसमें जो चेंजेज आएंगे तो एक नए तरह का हो गया, एक नए तरह का चूहा, एक नए तरह का और नए तरह का चूहा, तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगी, विविधता प्रकार इसमें बढ़ जाएंगे। क्लासिफिकेशन नहीं होता है ये, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आता है वर्गीकरण, ठीक, और एक्सटिंक्शन क्या होता है, ये विलुप्त हो जाते हैं, तो एडाप्टेशन करेंगे तो विलुप्त कैसे हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है, और मैनेजमेंट तो भी यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन नहीं होगा, चौथा होगा। तो नेक्स्ट फिलर पे आ जाते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला फिलर आपका क्या होगा, ये रहा, तो फिलर नंबर 5, यहाँ क्या लगाने हैं बताओ, तो लिखा है वेल एडॉप्टेड डैश देयर एनवायरनमेंट, जो अपने एनवायरनमेंट से अच्छी तरह से, तो एडॉप्ट के साथ में टू लगाते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिएगा, एडॉप्टेशन टू या एडॉप्ट टू, एडॉप्टेड टू, तो ये लगेगा टू, टूवर्ड्स और ऑफ और इन नहीं लगता, फिक्स है, एडॉप्ट, एडॉप्टेशन, एडॉप्टिंग के साथ टू लगाना है, आपको कहीं भी आ जाए, एरर वगैरह में भी आ जाए तो टू लगाइएगा। क्लियर, तो एक पैसेज हम लोगों ने एक क्लोज टेस्ट लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वाले पर, तो दूसरे वाले में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होगा, 71 से 75 तक होगा, तो इसको भरने के लिए एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं, लिखा है द न्यूज़पेपर्स आर द डैश ऑफ डे टू डे हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। तो न्यूज़पेपर क्या होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स हमको, न्यूज़पेपर में जो रोज़ रोज़ की घटनाएं हैं पूरी दुनिया में, डे टू डे हैपनिंग्स मतलब रोज़ रोज़ क्या क्या हो रहा है इस दुनिया भर में, उसको हम तक पहुंचाते हैं, तो वो सारा समाचार उनमें होता है। तो वो उसका क्या होगा, उसका लोकेशन होगा नहीं, उसका वेयर अबाउट होगा, बिल्कुल वेयर अबाउट, वेयर हाउस भी नहीं होगा, वेयर हाउस का मतलब क्या होगा, गोदाम, तो वो न्यूज़पेपर उसका गोदाम नहीं है, स्टोर हाउस कह सकते हो, हैबिटेट नहीं है, हैबिटेट निवास स्थान हो जाता है, वेयर हाउस गोदाम नहीं, स्टोर हाउस आप कर सकते हैं 71 के लिए, ठीक है। तो अच्छा, वेयर हाउस बिल्कुल नहीं, वो सामानों के लिए होता है ना, स्टोर हाउस इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो दे ऐड टू आवर डैश नॉट ओनली अबाउट आवर ओन कंट्री, वो ना केवल हमारे देश के बारे में हमको जानकारी देते हैं, तो टू आवर, दे ऐड टू आवर क्या होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो हमको हमारे देश की जानकारी होती है, ना केवल हमारे देश की, बट आल्सो अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया भर के बारे में भी हमको जानकारी देते हैं। तो एक तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो भी आए वो लगा लीजिएगा। आगे लिखा कि न्यूज़पेपर्स आल्सो एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, तो जो न्यूज़पेपर हैं वो अपनी राय भी देते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय, लोगों की राय भी देते हैं, अपनी राय भी देते हैं, अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थ्रू देयर डैश, तो थ्रू देयर क्या होगा, अपने किस चीज़ के जरिए, अपने रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल, लेकिन नहीं,
रिपोर्ट में वो अपनी राय नहीं देते हैं, आर्टिकल और एडिटोरियल में अपनी राय देते हैं। बाकी सारा पेपर जो होता है वो क्या होता है, लोगों की राय होती है, जो घटित हुआ उस पर होती है। तो अपनी राय ये किस में, एडिटोरियल में देंगे या जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें देते हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल या आर्टिकल हो जाएगा। दे मोल्ड द रीडर्स, वो रीडर को मोल्ड करते हैं, मतलब उनकी सोच को चेंज करते हैं, इनटू देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, कि वो अपने ढंग से किसी चीज़ को सोच सकें। दैट इज़ वाई द न्यूज़पेपर इज़ कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ डैश, इसीलिए न्यूज़पेपर को सोर्स ऑफ डैश माना जाता है। तो क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, या तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इन अ डेमोक्रेसी, किसी डेमोक्रेसी में द प्रेस इज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आगे लिखा, इट गिव्स न्यूज़ एज टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, वो ये भी न्यूज़ देते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, और इट रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन एज वेल, और उस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है ये भी न्यूज़पेपर दिखाते हैं। तो न्यूज़पेपर के जरिए पब्लिक गवर्नमेंट की बात जान पाती है और गवर्नमेंट पब्लिक की बात जान पाती है। आगे लिखा, इट टीचेज द सिटीजन्स देयर राइट एंड डैश, तो ये लोगों को उनके अधिकार और उनके, अब यहाँ क्या आएगा, अधिकार के साथ क्या लगाओगे, कर्तव्य जिम्मेदारियाँ बताती है। ठीक है, तो करीब करीब हम लोग पैसेज की एनालिसिस कर चुके हैं। पहले वाले में क्या लगेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो न्यूज़ के लिए क्या होते हैं, न्यूज़ के लिए, नॉलेज के लिए स्टोर हाउस होते हैं, वेयर हाउस नहीं होते हैं। लोकेशन और हैबिटेट तो बिल्कुल से गया। वेयर हाउस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सामानों के लिए होता है। स्टोर हाउस इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए भी हम लोग लगाते हैं, इसलिए बुक्स क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं, वेयर हाउस नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला वाला है। तो फिलर नंबर 2 पे यहाँ आपको क्या लगाते हैं, तो ये मतलब दे ऐड टू आवर डैश, वो हमारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं, ना केवल हमारी दुनिया, हमारे देश के बारे में, बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको। तो दे ऐड टू आवर सेंसेज, बिल्कुल नहीं। नॉलेज, हाँ। एन्जॉयमेंट, ना, एन्जॉयमेंट नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, वो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तीसरे वाले पे आ जाओ, ठीक है। तो थर्ड वाले फिलर में ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। थ्रू देयर, वो अपनी ओपिनियन रखते हैं हम लोगों के सामने सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर, अपने किसके जरिए, अपने एडिटोरियल्स के जरिए, या अपने थॉट्स के जरिए नहीं, रिसर्च के जरिए नहीं, डिज़ाइन के जरिए नहीं, बल्कि या तो आर्टिकल लिखा होता या तो एडिटोरियल लिखा होता। तब ये होता कि न्यूज़पेपर अपनी आइडिया, जो एडिटर होता है अपनी आइडिया किस में देता है, अपने विचार किस में देता है, वो एडिटोरियल के जरिए देता है या आर्टिकल्स के जरिए। आर्टिकल में खैर एडिटर नहीं लिखता, दूसरे लोग लिखते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर जो अपनी आइडिया देता है वो एडिटोरियल में देता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वाला। तो अगला वाला फिलर नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो फिलर नंबर 4 क्या है, वो हमारी किस चीज़ के सोर्स होते हैं, वो हमारी ओपिनियन को मोल्ड करते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ डैश। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ रिफाइनमेंट या सोर्स ऑफ इंटेनमेंट। तो ये सोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, आई थिंक कि सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, वो हमारी ताकत के स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वो सोचना सिखाते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट नहीं करता न्यूज़पेपर, और ना रिफाइनमेंट करता है, ना इंचेंटमेंट, मतलब क्या हुआ, आपको मंत्रमुग्ध करता है, ऐसा कुछ नहीं करता है वो। ठीक है, रिफाइन भी नहीं करता, हमको सोचने की ताकत देता है, तो पावर है वो, सोर्स ऑफ पावर, नॉलेज आती है ना उससे, इसलिए। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 5 पर। तो क्या लगाना है, वो हमको सिखाता है हमारे अधिकार, और अधिकार के साथ क्या सिखाएगा, रेमेडीज, उपचार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। रेंज या रेगुलेशंस नहीं, क्या दिखाएगा, राइट्स के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमको सिखाता है न्यूज़पेपर। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए क्लोज टेस्ट के। अब आगे बढ़िए, ठीक है, आते हैं तीसरे वाले क्लोज टेस्ट में। ठीक, तीसरा क्लोज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक के लिए है, पढ़ना पड़ेगा। डैश नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल टू डिनाई। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि स्कूल का जो एजुकेशन है, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, स्कूली शिक्षा में जो सुधार है, वो कह रहे हैं कि उसको इनकार करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल टू डिनाई मतलब उसको इनकार करना असंभव है। ऑन काउंटलेस फ्रंट्स इन इंडिया, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मतलब इंडिया में शिक्षा में सुधार को इनकार करना मुश्किल है। तो क्या लगाओगे, आ नीड फॉर द स्कूल, इन नीड तो होगा नहीं, आ नीड होगा, एंड नीड तो हो नहीं सकता, या द नीड होगा। आ नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म या द नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, क्या लगाना चाहेंगे आप। तो यहाँ लगेगा द नीड हो जाएगा 76 में, द नीड फॉर।
आनी, नीड के लिए हम आ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ लीजिए। लिखा है कि इंडिया, आगे लिखा है कि फ्रॉम द रूल ऑफ रोट दैट्स सब ऑप्टिमल फॉर डैश टू pedagogies दैट इंस्टिल फियर ऑफ मैथ डैश स्टूडेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि वो pedagogies जो कि स्टूडेंट्स में मैथ का डर बैठा देती हैं, स्पेशली गर्ल्स, खासतौर से लड़कियों में। बट वाइल आइडिएटिंग, तो आइडिएट का मतलब क्या होता है, आइडिया जो होता है, विचार होता है, उसको लागू करने को आइडिएट कहते हैं। जब आप उस पर सोच रहे हैं तो वाइल आइडिएटिंग रिफॉर्म्स, जब आप थिंकिंग समझ लो इसको, तो वाइल थिंकिंग रिफॉर्म्स, जब आप रिफॉर्म्स के बारे में सोच कर रहे, विचार कर रहे हो, तो एजुकेशन पॉलिसी मेकर शुड रिमेंबर, तो जो शिक्षा की नीतियां बनाते हैं उन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि व्हाट पास्ट एक्सपीरियंसेज डैश देम, तो पास्ट के एक्सपीरियंसेज ने, अतीत के एक्सपीरियंसेज ने उन्हें क्या सिखाया, तो यहाँ पर सिखाया हो जाएगा। रिमेंबर CCE, CCE का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो इन्होंने एवेल्युएशन, उन्होंने कहा कि विच वाज असर्ड, मतलब जिसको शुरुआत किया गया था, लागू किया गया था इन विद होसनास, आगे लिखा इन 2009, तो 2009 में जो लागू किया गया था, बना था 2005 में और आया था 2009 में। ठीक है, बट अनसेरिमोनियसली किक्ड आउट इन 2017, लेकिन इसको किक आउट कब किया गया, 2017 में किक आउट किया गया, मतलब बहुत अच्छे से लागू किया गया। ऑल द टर्मोइल एंड टाइल, जो भी मतलब यहाँ पे टर्मोइल, जो भी उथल पुथल कोशिशें और हार्डवर्क चल रहा है, इट डैश, इसमें लगा, अमाउंटेड टू जिल्च इन एंड। ठीक है, आगे लिखा गुड आइडिया पुअर एग्जीक्यूशन, गुड आइडिया मतलब विचार बहुत अच्छा था, पुअर एग्जीक्यूशन लेकिन वो लागू बहुत अच्छे से नहीं हुआ, इट्स एपिटम रीड्स, मतलब इसके एपिटफ, मतलब ये ख़त्म ही हो गया, ये मर गया, और इसके एपिटफ पर लिखा हुआ था कि गुड आइडिया पुअर एग्जीक्यूशन, मतलब आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन वो लागू बहुत ख़राब ढंग से हुआ। तो 76 में हम पहला ऑप्शन भरने के लिए क्या लगाएंगे, पहले ऑप्शन के लिए हम लगा रहे हैं द नीड फॉर। ठीक है, तो ये हो गया द नीड फॉर स्कूल रिफॉर्म, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म। आ नीड नहीं होगा, नीड को हम आ नहीं लगा पाएंगे, इन और एन तो लगना भी नहीं था वैसे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दूसरे वाले फिलर में अब क्या लगा पाओगे, 77 वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ क्या लगाओगे, सब लिखा ना कि यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको। द नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल टू डिनाई, इनकार करना मुश्किल है, ऑन काउंटलेस फ्रंट्स, बहुत सारे मुद्दों पर। आगे लिखा फ्रॉम द रूल, जैसे रूल ऑफ रोट, जो रटने वाला जो नियम है वहाँ से लेकर के सब ऑप्टिमल, जो रूल, जो रटने वाला नहीं, रोट मतलब जो रटने वाला नियम है, सब ऑप्टिमल है फॉर डैश, फॉर किसके लिए बताओ, फॉर के बाद लर्न आएगा, फॉर के साथ जब आता है ना तो वर्ब की क्या आती है, ING फॉर्म आती है। तो जो रटने वाला नियम है सीखने के लिए, तो फॉर लर्न नहीं होगा, फॉर बी लर्न नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, क्या होगा, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जो रटने वाला नियम है वो बात आ गई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 3। ठीक है, 2 हम लोग कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर लगाना है। तो इन्होंने कहा कि 2 pedagogies, जो मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, pedagogy उसको कहते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उसका बाल मनोविज्ञान है। दैट इंस्टिल फियर, जो पुराना वाला सिस्टम है वो बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, खासतौर से लड़कियों के मन में मैथ का डर बैठा देते हैं। तो फियर ऑफ मैथ डैश स्टूडेंट्स, तो बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। तो ऑन स्टूडेंट्स होगा कि ऑफ स्टूडेंट्स होगा, बिटवीन स्टूडेंट्स होगा या अमंग, तो अमंग होगा। 2 स्टूडेंट तो है नहीं कि हम बिटवीन लगा दे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो अमंग लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 में 4 हो गया। आगे आ जाते हैं, 78 था ना ये, हाँ 78 में भी 4 हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फिलर नंबर 4, तो ये वाला है। ठीक है, इस वाले में देखो क्या करते हैं, बट वाइल आइडिएटिंग,
रिफॉर्म। जब हम रिफॉर्म पर विचार कर रहे होते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी मेकर शुड रिमेंबर व्हाट पास्ट एक्सपीरियंसेस डेट देम। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने उनको क्या सिखाया है। तो एक्सपीरियंसेस लिखा है तो टीचर्स तो होगा नहीं, तो आई थिंक क्या होगा, हमको होगा कि टीच, आई थिंक कि टॉट लगाना यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा। तो 79 में पास्ट एक्सपीरियंसेस ने क्या सिखाया था, तो टॉट लगा दो। पास्ट वाला में विल टीच तो लगाएंगे नहीं, फ्यूचर प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता तो हम विल टीच लगाते। टीचिंग लग नहीं पाएगा, टीचर्स सिंगुलर हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट आ जाएगा, गलत हो जाएगा। पास्ट के लिए पास्ट को टाट लगाओ। आगे आ जाते हैं अगले वाले फिलर में। तो अगला वाला फिलर क्या है, फिलर नंबर 5 यहाँ पर है। तो जो भी किया, ठीक है ना, जो भी किया, जितना भी मेहनत की, तो टॉयल इट डैश अमाउंटेड टू वेल्थ, मतलब क्या हुआ, तो जो भी हम लोगों ने इतना सारी मेहनत की, जो भी मतलब वो किया, तो उसमें क्या होगा कि ये पास्ट की कहानी चल ही रही है। तो जब वहाँ पे हम लोग लगा रहे थे तो सोचा, सीखा, तो आर जेनरेट तो लगा नहीं पाओगे, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है। जेनरेटिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगा पाओगे। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, तो क्या लगाओगे, जेनरेटेड। जेनरेटेड मतलब क्या हुआ, जेनरेटेड अमाउंटेड टू, ये हो गया ना, इट जेनरेटेड। यहाँ मतलब ऑल द टर्मोइल एंड टॉयल इट जेनरेटेड, जो भी टर्मोइल या टॉयल इससे पैदा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये 5 भर चुके हैं, 80 तक आ चुके हैं। एक क्लोज टेस्ट अभी आपका और बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए उस वाले क्लोज टेस्ट को भी निपटाते हैं, फिर आते हैं अपने पैसेज पर। तो 81 से लेकर के 85 का एक पैसेज और रह गया है, इसको देखिए। चलिए, तो बैठे बैठे पैर दर्द करने लगता है, तो हिलना डुलना पड़ता है। देखो लिखा है, लेट अदर्स नो डैश यू आर ट्राइंग टू रूटीनली होल्ड क्रूशियल कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताइए, लोगों को जानने दीजिए, लेट अदर्स नो, लोगों को जानने दीजिए। तो डैश यू आर ट्राइंग टू रूटीनली होल्ड क्रूशियल कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो व्हाट यू आर रूटीनली होल्ड, दैट तो लगेगा नहीं यहाँ पर, लेट पीपल नो दैट यू आर ट्राइंग टू नो। विच, हु लगेगा, थिंग के लिए ये लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू रूटीनली होल्ड क्रूशियल कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन में आप क्या क्रूशियल मानते हैं, वो दूसरों को बताइए आप। डैश व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई, और ये बताइए कि क्या और क्यों आप करना चाह रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। आगे लिखा है कि हियर इट इज़ वर्थ टू मेंशन, ये बात उल्लेख करने लायक है, ये मेंशन करने लायक। वर्थ टू मेंशन मतलब क्या, मेंशन करने लायक ये बात है कि ओवर हाफ अ सेंचुरी एगो, आज से करीब 50 साल पहले, डॉक्टर कुर्तलेन, ठीक है ना, तो जो एक कुर्तलेन थे, वो फादर ऑफ सोशल फिलॉसफी कहे जाते हैं, उन्होंने डैश दैट, उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये बताया, या उन्होंने सीखा, जो भी होगा यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि व्हेन सब्जेक्ट्स मेड अ पब्लिक डैश टू डू समथिंग, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेड अ पब्लिक डैश टू डू समथिंग, तो दे वर मोर लाइकली टू स्टे द कोर्स, ठीक है। तो ज़्यादा संभावना थी कि वो स्टे द कोर्स, मतलब वो ज़्यादा टिके रहेंगे, देन इफ़ दे डैश देयर विशेज, कि अगर वो उसको छुपा लेते हैं, ठीक है। तो विशेष अगर वो लोग दे डैश देयर विशेज टू देमसेल्व्स, मतलब वो उसको अपने पास तक ही रखना चाहते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, अगर उसको छुपाते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। मतलब टेल पीपल व्हाट योर गोल्स आर, लोगों को बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है, जो तुम कर रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, कैसे करोगे, वो सब चीज़ों को शेयर करो, लोगों को बताओ, तो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो मतलब ये हो गया कि आप अपने जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपको करना है, उसको लोगों से शेयर करना, और कहने के इम्पोर्टेंस की वो ये इसमें पैसेज में बता रहे हैं। हालांकि पैसेज पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा ही है, लेकिन इतना ही दिया था उन्होंने, ठीक। इसमें और आगे भी डिटेल में है दिया हुआ। तो पहले वाले में क्या है कि आप क्या ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्रूशियल कन्वर्सेशन है आपका, तो उसको लोगों को बताइए। तो यह क्या होगा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू रूटीनली होल्ड क्रूशियल कन्वर्सेशन, तो व्हाट लगेगा पहले में। अब दूसरे वाले में आ जाओ, देखो क्या लगता है सेकेंड फिलर के लिए, इस वाले के लिए क्या लगाओगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लोगों को समझाओ व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पे व्हाट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो व्हाट यू आर डूइंग एंड वाई, आप क्यों, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये लोगों को क्या करो, लोगों को कंसील करो। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कंसील करो, उन्होंने कहा था कंसील करने पे मामला खराब हो जाता है।
कंसील करो नहीं, उसको ड्रामेटाइज एक्ट करो, या एक्ट करना भी नहीं, ड्रीम सपने देखो भी नहीं, क्या करो उसको लोगों से एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो लोगों को एक्सप्लेन करो। तो इस वाले में एक्सप्लेन लगेगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में थर्ड वाला फिलर है, आपको मतलब यहाँ लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, हेयर इट इज़ वर्थ मेंशन, मतलब ये बात उल्लेख करने लायक है कि आज से करीब 50 साल पहले डॉक्टर कोर्टलेन, जो फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहे जाते हैं, डैश दैट मतलब एक्सप्लेन्ड दैट, लर्न दैट, या स्पोक दैट, या न्यू दैट। वो जानते थे, स्पोक तो नहीं ठीक लगेगा, लर्न या एक्सक्लेम्ड में से कोई ये चीज़ लगाओ, आप क्या लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फिलर नंबर 83 है। तो 83 में क्या लग रहा है, लर्नड दैट, लर्न उन्होंने सीखा, लर्न दैट व्हेन, इस पर हाँ ठीक है, उन्होंने ये बात सीखी थी, तो लर्न लगाओगे, स्पोक को नहीं, टोल्ड या ऐसे होता तो ठीक। एक्सप्लेन्ड का मतलब हुआ कि कोई प्रॉब्लम होती, जैसे कोई ऐसा कोई फार्मूला होता या कोई प्रॉब्लम होती, उसको उन्होंने समझाया होता तो हम एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेन का सेंस नहीं आ रहा है, क्या सेंस आ रहा है, लर्नड का आ रहा है। न्यू मतलब अपने आप ही वो जाने, ठीक है। तो वो न्यू मतलब जानते थे, जबकि उन्होंने सीखा, ये एक नई चीज़ सीखी उन्होंने ना, तो नई चीज़ सीखी तो लर्नड लगेगा यहाँ पे। तो उन्होंने सीखा, क्या सीखा कि व्हेन सब्जेक्ट्स मेड अ पब्लिक डैश टू डू समथिंग, जब हम पब्लिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं टू डू समथिंग, तो दे वर मोर लाइकली टू स्टे द कोर्स देन हम उसको छिपाते हैं, ठीक है। तो या पब्लिकली ओपन करने के लिए। चौथे नंबर पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं। पहले तो ये देखो ना, 4 वाले फिलर पे सीन दिया है, अपोलॉजी दिया है, कमिटमेंट दिया है और डिस्प्ले दिया है, ठीक है। तो डिस्प्ले तो प्रदर्शन करना होगा, तो हम डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कमिटमेंट कर देते हैं। कमिटमेंट के बाद ही असल में ये टू लगता है, ठीक है। सीन टू, अपोलॉजी टू तब लगता है जब हम किसी पर्सन से माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो अपोलॉजी लगेगा नहीं। डिस्प्ले के बाद टू नहीं लगेगा, यही कमिटमेंट है जिसके साथ टू लग पाएगा। तो इन्होंने कहा कि व्हेन सब्जेक्ट्स मेड अ पब्लिक कमिटमेंट टू डू समथिंग, जब सब्जेक्ट मतलब पब्लिक कमिटमेंट करता है कोई काम करने के लिए, तो दे आर मोर लाइकली टू स्टे, तो ज़्यादा संभावना होती है स्टे करने की, स्टे द कोर्स। देन अगर वो उस बात को छुपाते हैं, तो 5वें नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस बात को छुपाने के लिए। तो छुपाने के लिए यहाँ पे इन्होंने केप्ट है, फ्लैंक्ड है और कंटिन्यू है और कंसील है। तो कंसील छुपाने के लिए लगता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इफ़ दे डैश देयर विशेज टू देमसेल्व्स। तो अगर हम कहें कि दे कंसील देयर विशेज टू देमसेल्व्स, तो कंसील लग नहीं पाएगा, क्योंकि देयर विशेज टू देमसेल्व्स लिखा हुआ है। तो फिर ये कीप देयर विशेज टू देमसेल्व्स मतलब होता है कंसील करना, ठीक है ना, छुपाना। तो ये यहाँ पे कीप वाला सेंस आना पड़ेगा, केप्ट देयर विशेज टू देमसेल्फ। नहीं तो अगर कंसील कर देंगे तो फिर ये देमसेल्फ्स नहीं लग पाएगा, गलत हो जाए ना। कीप के साथ देमसेल्फ लगता है, कंसील के साथ देमसेल्फ्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये देमसेल्फ्स लगने के नाते आपका कंसील गलत हो गया, क्या लगेगा, केप्ट। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपका एक कारण और बताऊं इसका जो कंसील नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ हमको चाहिए, देखो यहाँ हमको चाहिए क्या, पास्ट। जब हम लोग यहाँ पे लगाए थे तब भी तो पास्ट में था, जब हम यहाँ लगाएंगे तो हमें पास्ट में चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और कंसील क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ कंसील्ड लिखा होता तो गुंजाइश कुछ बन भी जाती, लेकिन ये देमसेल्व्स के साथ दिक्कत हो रही है। फ्लैंक्ड पास्ट में है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि आप उसका मतलब होता है या इस पार होना या उस पार होना, या इनका साथ देना या उनका साथ देना। ये भी प्रेजेंट में है, ये नहीं हो पाएगा ग्रामेटिकली, यही है पास्ट टेंस में, तो केप्ट ही लगाना पड़ेगा आपको। दोनों तरह से ही केप्ट ही लग पा रहा है। तो ये 85 हो गया। तो आज का क्लोज टेस्ट हम लोग निपटा चुके हैं। अब बचा है 15 क्वेश्चन किसका, वो आरसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 90 तक के लिए ये पैसेज है, और थोड़ा बड़ा पैसेज है, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये आ गया और इसके बाद ये आ गया, तो 3 पेज में तो जा ही रहा है। एक काम करते हैं कि इसका जो ये पहला वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, एक 86 में क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंसेस विद मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन के साथ वो अपने एक्सपीरियंस को हाउ डज कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपको पढ़ने पे मिलेगा उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया था। तो पूरा पढ़ोगे तब समझ पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है उसमें, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पैसेज के आधार पर आपको इसका मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला वाला देख लेते हैं, पहले पांचों क्वेश्चन हम इसका चेक कर ले, फिर पैसेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, ये जो क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें टाइटल पूछ रहे हैं, तो टाइटल बिना पैसेज पढ़े नहीं पता चलेगा, अब नीचे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाउ डज द ऑथर ऑर्गेनाइज द पैसेज, ऑथर इस पैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, करीब करीब पहला वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उन्होंने मेडिटेशन के साथ अपने एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब किया है, यहाँ इन्होंने कहा कि पैसेज को उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो वही एक ही क्वेश्चन घुमा के, मतलब इधर पलट के उधर पलट दिया। ठीक, क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट में आ जाओ, देख लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और हैं। हाउ डिड ऑथर फील आफ्टर मेडिटेटिंग, मेडिटेट करने के बाद वो कैसा फील करते हैं, 2 सप्ताह मेडिटेट करने के बाद कैसा फील करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे आंसर मिलेगा इसका। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, ये पैसेज किस सब्जेक्ट पर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हमको समझ में आ गया कि मेडिटेशन के सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यही आंसर मिलेगा, क्वेश्चन बार बार मेडिटेशन मेडिटेशन पे आ रहा है तो उसी पे होगा। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। देखो लिखा है कि व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड टू सिटी, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, आप समझते रहिएगा। व्हेन आई मूव्ड टू सिटी, जब शहर में आए तो आई वाज टेकन अबैक बाय द पेस ऑफ लाइफ, शहर में बहुत तेज गति थी लोगों की। एवरीथिंग वाज ऑलवेज मूविंग ऑलवेज इन रश, हर आदमी भागम भाग में है। कार्स होंग्ड देयर हॉर्न्स, समझ गए होगे। पीपुल पुश्ड एंड शोव्ड देयर वे थ्रू द क्राउड, भीड़ में लोग धक्का मुक्की करके निकल रहे थे। नॉइज वाज कंस्टेंट एट फर्स्ट, शुरू में क्या हुआ, आई फाउंड इट एक्सिलरेटिंग, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आई फेल्ट लाइक आई वाज पार्ट ऑफ समथिंग बिगर दैन माई सेल्फ, बट एज द वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, जब समय बीतता गया, I began to feel overwhelmed. I noticed that I was becoming increasingly anxious. I was having trouble sleeping. अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सोने में इनको दिक्कत हो रही थी। And my thoughts were constantly racing. ठीक है, I knew that I needed to do something to slow down and find some peace. ठीक, कुछ शांति, कुछ सुकून मिले, थोड़ा सा स्लो हो जिंदगी। आगे लिखा, That's when I discovered मेडिटेशन, अब तब इन्होंने डिस्कवर किया मेडिटेशन। एट फर्स्ट आई वाज सेप्टिकल, पहले इनको शंका हो रही थी। आई हैड ऑलवेज थॉट मेडिटेशन एज समथिंग ओनली फॉर हिप्पीज एंड योगीज डिड, इनको लगता था पहले ये योगी वगैरह इस काम को करते हैं, हमारा काम नहीं है। बट आई वॉज डिस्परेट, पर इतने निराश हो गए कि आई गेव इट अ ट्राई, इसको मैंने ट्राई किया। आई फाउंड इट क्वाइट प्लेस ऑफ माई कंपार्टमेंट, मतलब एक क्वाइट प्लेस इनको अपने कंपार्टमेंट मिल गया, वहीं बैठ गए क्रॉस लेग्ड, मतलब दोनों पैर इधर उधर करके। एंड क्लोज माई आइज, आंखें बंद की। तो सबसे पहले क्या हुआ, माई माइंड वाज स्टिल रेसिंग, दिमाग अभी भाग रहा था घोड़े की तरह। बट आई फोकस्ड ऑन माई ब्रीथ, तो और इन्होंने कहा कि मैं अपने सांसों पर फोकस किया। एंड ट्राई टू लेट गो माई थॉट्स, विचारों को अपने वहाँ से हटाया। स्लोली आई फेल्ट माई बॉडी रिलैक्स, उसके बाद इनको क्या फील क्या होता है यहाँ ध्यान देना कि हमको काफ़ी रिलैक्स मिला। एंड माइंड ग्रू कामर, कामर का मतलब कि वह दिमाग काफ़ी शांत होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। इनको फ़ायदा क्या होता है कि मेडिटेशन करने से इनको इनकी बॉडी में रिलैक्स मिला और माइंड क्या हुआ, शांत हुआ। ये दोनों बातें ध्यान रखना, मैं फिर पलट के यहाँ नहीं आऊँगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बीते, यहीं पे क्वेश्चन था ना, कुछ सप्ताह बीतने के बाद इनको कैसा फील हुआ था। जब कुछ सप्ताह बीत जाते हैं तो आई बिगेन टू नोटिस द इफेक्ट ऑफ माई मेडिटेशन प्रैक्टिस। आई फेल्ट लेस एंग्जियस, अब इनको चिंता क्या हो रही थी, कम हो रही थी, परेशान कम थे, मोर सेंटर्ड पा रहे थे। आई वॉज एबल टू स्लीप बेटर, नींद अच्छी आ रही थी। आई फेल्ट मोर फोकस ड्यूरिंग द डे, दिन में फोकस ज़्यादा कर लेते थे। आई स्टार्टेड टू सी द वर्ल्ड अराउंड मी विद अ न्यू आई, एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहा था। द नॉइज एंड कियाओस ऑफ द सिटी नो लॉन्गर बॉदर्ड मी, शहर का शोरगुल अब इनको परेशान नहीं करता था। आई फेल्ट मोर कंट्रोल ऑफ माई थाट्स एंड इमोशंस, थाट्स और इमोशंस पर कंट्रोल ज़्यादा होगा। एज आई कंटिन्यूड मेडिटेट आई स्टार्टेड टू मेक अदर चेंजेस इन माई लाइफ। आई स्टार्टेड टू ईट हेल्दियर
अच्छा मतलब हेल्दी खाना खाने लगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगे एंड स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड, समय ज़्यादा बाहर बिताने लगे। आई फाउंड दैट दीज स्मॉल चेंजेस हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, आई रियलाइज्ड दैट द फ्रेंजीड पेस ऑफ सिटी, फ्रेंजीड मतलब एकदम पगलाई हुई जो स्पीड है शहर की भागम भाग वाली, हैड बीन टेकिंग अ टोल ऑन मी and that I needed to take better care of myself. Looking back, जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो I can see how my decision to start meditation had a ripple effect on my life. जब इन्होंने याद किया कि मेडिटेशन का मेरा जो निर्णय था मेरे लाइफ पर कितना बड़ा इफेक्ट डाला है, फिर इन्होंने कहा कि इट वाज कैटलिस्ट फॉर अ सीरीज ऑफ चेंज, मतलब वो एक तरह से उत्प्रेरक था मेरे जीवन में, एक सीरीज ऑफ चेंज, ढेर सारे परिवर्तन आते हैं। मेड मी हैप्पियर एंड हेल्दियर पर्सन, मैं और ज़्यादा हैप्पियर और हेल्दियर, ध्यान रखना यहाँ पर हैप्पियर और हेल्दियर पर्सन बन गया। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा आई एम स्टिल अमेज्ड, अभी भी आश्चर्य है, एट हाउ समथिंग इज सिंपल, मतलब कितना सिंपल है, सिटिंग डाउन एंड क्लोजिंग आईज फॉर अ फ्यू मिनट ईच डे कुड हैव सच अ प्रोफाउंड इफेक्ट, मतलब थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लो कितना प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है। इन कंक्लूजन इन्होंने कहा कि द फास्ट पीस्ड लाइफ ऑफ सिटी हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आगे लिखा कि बट बाय टेकिंग द टाइम टू मेडिटेट एंड मेक अदर positive changes, I was able to improve my overall well-being. I encourage anyone feeling overwhelmed or stressed to give meditation try. You never know how it might change your life. ठीक है, चलो शिक्षा उक्षा दे लिया इन्होंने, उपदेश। आगे क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन। इन्होंने कहा इन डिटैच्ड और एनालिटिकल मैनर में नहीं, एनालिटिकल नहीं है वो रिफ्लेक्टिव है, विचार करें, पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव मैनर, अपना उनका पर्सनल मैनर है। डिटैच का मतलब होता है कि आप एक्सप्रेशन, आप जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से राइटर बाहर होगा, तो राइटर डिस्क्रिप्शन से बाहर है ही नहीं, खुद को लेके लिख रहे हैं, वो आई में लिख रहे हैं, तो पर्सनल में है और रिफ्लेक्टिव है, तो मतलब सोच विचार करके लिख रहे हैं, याद कर करके लिख रहे हैं बीती बात को, तो ये वाला होगा दूसरा वाला। फॉर्मल और टेक्निकल, यहाँ टेक्निकल मैनर कहाँ आया भाई, और डिसमिसिव और सरकास्टिक व्यंग कहाँ कर रहे हैं, तो बाकी सारी बातें गलत हैं, केवल दूसरा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइटल क्या हो सकती है इसकी, तो टाइटल देखो, बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन फॉर हेल्दियर लाइफ। तो हेल्दियर लाइफ के लिए उसका मेडिटेशन का बेनिफिट, तो ये हमको तो बढ़िया लग रहा है टाइटल, इससे बढ़िया टाइटल और क्या पाओगे, तो पहला वाला ले लो, उसका टाइटल अच्छा है। ठीक है, 87 में फर्स्ट वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और देखना चाहो देख लो, बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर हैबिट इंप्रूव करने के लिए नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, कहाँ डाइट की बात ही नहीं है। अ नोट ऑफ माय फ्यूचर सेल्फ, बिल्कुल नहीं है, ये तो टाइटल पे सोचना ही नहीं था कुछ क्या करना है। हाउ डज द ऑथर ऑर्गेनाइज पैसेज, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बाय डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिटेशन की हिस्ट्री, कौन वहाँ तक पहुँचे, पाड़ेनी तक तो गए नहीं है। आगे लिखो, योग गुरु पतंजलि तक तो पहुँचा नहीं, हिस्ट्री में यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। दूसरा है बाय लिस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, इन्होंने मेडिटेशन के टाइप तो बताए नहीं। तीसरा है बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एविडेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट इन्होंने नहीं बताए। चौथा, ये तीन के तीनों गलत हो गए। चौथा है बाय प्रेजेंटिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया मेडिटेशन के साथ, तो ये उनका पैसेज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका था, पर्सनल एक्सपीरियंस बताया इन्होंने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, तो लिखा है हाउ डिड द ऑथर फील आफ्टर मेडिटेटिंग, तो फुल फ्यू वीक्स तक मेडिटेट करने के बाद ऑथर कैसा फील करता है। मोर एनर्जियस, ज़्यादा परेशान हो गए, बिल्कुल नहीं। लेस सेंटर्ड, नहीं भाई मोर सेंटर्ड हो गए थे। मोर एनर्जाइज्ड एंड रेस्टलेस तो गलत हो जाएगा ना, एनर्जाइज तो थे, तो मोर रिलैक्स्ड एंड कामर, मैंने इंसान लगाया था, अंडरलाइन किया था, ज़्यादा हेल्दियर और काम, ज़्यादा शांत हो गए थे, रिलैक्सड हो गए थे, तो चौथा वाला हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, मतलब थीम क्या है, किस मुद्दे पर इन्होंने लिखा है। द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर अ हेल्दियर लाइफ, हाँ है तो ये, ठीक है। और आगे देख लो, बेनिफिट्स ऑफ सोशलाइजिंग का कहा इन्होंने बताया। बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, ईटिंग की बात ही नहीं है। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज फॉर मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है, कुछ मिलता जुलता है, लेकिन चौथा वाला नहीं हो सकता है। आप पूछोगे क्यों नहीं हो सकता,
तो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज नहीं, एक तो मेडिटेशन की इन्होंने बताया है, एक्सरसाइज का लिए इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, इन्होंने मेंटल हेल्थ की बात नहीं की थी, पूरे फिजिकल हेल्थ की बात की थी। तो हेल्दियर लाइफ वाला पहला वाला ले जाओ। चौथा वाला जो होता है पार्शियल हो जाएगा, पूरे पैसेज को कवर नहीं कर पाएगा, 2 लाइन कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 95 तक के लिए। ठीक, तो 91 से 95 के लिए ये पैसेज पढ़ना होगा, तो लेकिन अभी तो हम काम नहीं कर पाएंगे इस पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक पेज का है वो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इन्होंने कहा कि पहले आपको थीम बतानी है इस पैसेज की, तो बिना पढ़े मिलेगा नहीं। दूसरा क्या है कि व्हिच ऑयल इज रिकमेंडेड फॉर सिक चिल्ड्रन, बीमार बच्चों के लिए कौन से तेल को रिकमेंड किया है इस पैसेज में, और क्यों में रिकमेंड किया है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑयल, तो तेल का जो यूज है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है, तो 3-4 चीज़ें हैं, तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कौन सी एक चीज़ शामिल नहीं है इसमें। हाउ आर द व्हेल प्रोटेक्टेड नेचुरली, मतलब प्रकृति व्हेल को कैसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन का है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन का है, एक इसमें खाली इनडायरेक्ट क्वेश्चन था शायद। और देखो 95 में क्या एंटोनिम बताना, एक वर्ड है कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब उपभोग करना, उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं पैसेज, और आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन था। पढ़ो जरा, देखा है कि रिमोट वर्क 96 पे कैसे आ गए, पैसेज तो यहाँ पे था हमारा, हाँ ये था पैसेज, हाँ ये आयल पे पैसेज था। चलो देखते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ आयल, 3 तरह के आयल होते हैं, एनिमल आयल, वेजिटेबल ऑयल और मिनरल आयल, आप लोग जानते ही होंगे, जीएस थोड़े नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे लिखो, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल आयल कम फ्रॉम व्हेल, जो एनिमल आयल है तो वो उसका बहुत ज़्यादा मात्रा किससे आती है, व्हेल मछली से आती है। क्रिएचर ऑफ सी, जो समुद्र में पाया जाता है, बताने की जरूरत नहीं। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक, आगे लिखा, टू प्रोटेक्ट, ये आधा मतलब व्हेल मछली को ठंड से बचाने के लिए नेचर क्या दी है, टू प्रोटेक्ट द व्हेल फ्रॉम कोल्ड ऑफ आर्कटिक सी, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम क्या, थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर, एक मतलब फैट की एक मोटी सी परत देता है जिसको ब्लबर कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, नेचर उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल को मार दिया जाता है तो ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ, ब्लबर को उसको उतार लेते हैं, खाल उतार लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उससे ग्रेट क्वांटिटी में तेल निकलता है। कैन बी मेड यूज इनटू फूड, अब इसका यूज क्या हो सकता है, फूड, उसको खाने में यूज करते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन मतलब आदमी के उपयोग के लिए, कंजम्पशन का आपको क्या पूछा है, एंटोनिम वगैरह। ठीक है, आगे लिखा, आ फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल, और भी कुछ क्रिएचर हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉट सो मच एज व्हेल, लेकिन किसी से इतना तेल नहीं आता जितना कि व्हेल मछली से आता है। तो आगे कहा, लीवर ऑफ कॉड एंड हेलीबट, 2 मछलियाँ होती हैं, कॉड मछली होती है, हेलीबट होती है, 2 काइंड्स ऑफ फिश हैं, ये यील्ड नरिशिंग ऑयल, इनसे बच्चों के लिए मतलब बीमार बच्चों के लिए तेल इनको यही दिया जाता है। बोथ कॉड लिवर ऑयल और हेलीबट ऑयल आर गिवन टू चिल्ड्रेन, ठीक है, हु नीड सर्टेन विटामिन्स, तो जो बीमार बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल और हेलीबट ऑयल, 2 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने कहा कि नो हाउस होल्ड कैन गेट विदाउट ऑयल, कोई घर बिना तेल के उसका काम नहीं चलता, तो हम तेल का यूज कहाँ करते हैं, कुकिंग में करते हैं। तो वही उन्होंने पूछा था ना, याद करो क्वेश्चन, कि तेल का कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, तो कहाँ होता है, इन्होंने दिया कुकिंग में, परफ्यूम में और साबुन में इसका यूज होता है। ठीक है, इतना है। तो आपको अब चलते हैं हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ पे है। पहला है कि इसकी थीम क्या है, थीम काइंड ऑफ फिश बताया था, या क्रिएचर ऑफ द सी था, या प्रोटेक्शन ऑफ व्हेल था, या एनिमल आयल है। तो किस पर लिखा गया है ये पूरा का पूरा पैसेज, एनिमल आयल पर लिखा हुआ, तो इसकी थीम है एनिमल आयल, मेन मुद्दा यही है इनके पैसेज लिखने का। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिक चिल्ड्रन को कौन सा तेल दिया जाता है, तो व्हेल ऑयल नहीं, व्हेल ऑयल तो नहीं दिया गया था, कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली का तेल और हेलीबट मछली का तेल दिया गया था, तो ये वाला है। क्यों दिया हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, तो इसमें आंसर हो गया कौन सा, 2 वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, जब आंसर मिल गया तो आगे बढ़ते हैं, समय ना बर्बाद करो। और अगला क्वेश्चन है आपका ये
तो क्या चीज़ें, मतलब किस चीज़ में तेल का इस्तेमाल नहीं होता? मेकिंग ऑफ शूज़, इसका तो जिक्र ही नहीं किया गया था, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। मेकिंग सोप, साबुन बनाने में यूज होता है, मेकिंग परफ्यूम होता है, हाउस होल्ड कुकिंग में होता है, बल्कि यही शूज़ बनाने में नहीं होता। तो आंसर कौन सा होगा? ये आंसर नहीं होगा। जिसमें यूज होता है वो आंसर नहीं होगा, जिसमें नहीं होता वो आंसर होगा। जूते बनाने में नहीं होता वो आंसर हुआ आपका। हाउ आर द व्हेल प्रोटेक्टेड नेचुरली? तो बाय देयर ह्यूज साइज, साइज की वजह से नहीं। बाय हैविंग हैबिटेट, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक फैट कवरिंग, हाँ, तो एक मोटी सी फैट की कवरिंग होती है उनकी बॉडी में, जिसको ब्लबर कहते हैं, वही उतार के उबालते हैं तो ऑयल निकलता है, ठीक है ना। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्वालिटी के नाते नहीं ये ठंड से बचते हैं। फैट की एक लेयर होती है इनके शरीर में, उससे ये आर्कटिक सी की ठंड से बचते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? आदमी तेल को कंज्यूम करता है, उपयोग करता है। इसका एंटोनिम बताना है, तो क्रिएशन, क्रिएशन बनाते हैं, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा हमारा 95 में आंसर, पहला वाला। क्रिएट, कंज्यूम करना मतलब उसका उपयोग करना, और क्रिएट करना मतलब उसको प्रोड्यूस करना, पैदा करना, तो एंटोनिम यही होगा। डिप्लीशन का मतलब अब यूज कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन खत्म करने के लिए होता है, तो ये साइनोनिम में आ जाएगा। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना, खत्म हो जाएगा। इलेशन बहुत ज़्यादा खुशी के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं, साइनोनिम है ना एंटोनिम है। क्रिएशन इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो आंसर हो गया। चलिए आखिरी के 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं हम लोग। तो ये पैसेज कौन सा है? दूसरा वाला पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक को कवर करने वाला। तो इसके पहले हमें इसके क्या करने पड़ेगा? आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो पैसेज बहुत बड़ा है ये, ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब कौन सा एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है किसका? ब्लर्ड बाउंड्रीज का। ब्लर बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जब सीमा रेखा ब्लर हो जाती है तो इधर उधर, उधर का इधर हो जाता है, कोई एक लिमिट लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो इन रिमोट वर्क एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो पैसेज में रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम की बात होगी, उसमें बाउंड्री ब्लर हो जाती है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा एग्जाम्पल है बेस्ट उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई रिमोट वर्कर्स आर मोर, ठीक है, ऑफन मोर प्रोडक्टिव। क्या कारण बताया गया है कि जो रिमोट वर्कर्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं देन दोज हु वर्क इन ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग मतलब घर से गए सवेरे 10 बजे ऑफिस में उन्होंने काम किया 10 से 5, तो ये जो ऑफिस सेटिंग होती है उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रिमोट वर्क करते हैं। तो उसका क्या कारण दिया है पैसेज में, ठीक है, हमारे अपने अंदाजे से कुछ नहीं होगा। व्हाट एवर रीज़न इज मैंशनड इन द पैसेज दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ के इन्होंने कहा कि हाउ डज रिमोट वर्कर कंट्रीब्यूट टू अ मोर डाइवर्स एंड एल्यूसिव वर्क फोर्स। जो हमारा रिमोट वर्क का कंसेप्ट है वो ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा इंक्लूसिव वर्क फोर्स को कैसे वो करता है। तो इंक्लूसिव ये हो जाएगा कि जो विकलांग टाइप के लोग होते हैं, जैसे जो ट्रेवल नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा पाते, घर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये डाइवर्सिटी तो हो जाएगी अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, थीम बताना है, तो थीम तो पढ़ने के बाद ही पता चले। फिर आ गया व्हाट हैज ड्राइव इन द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क, मतलब जो ट्रेडिशनल ऑफिस वर्क था उससे रिमोट वर्क फ्रॉम होम किसने शिफ्ट किया? तो जाहिर सी बात है इंटरनेट ने शिफ्ट किया है, इंटरनेट और कंप्यूटर ने, ठीक है। अभी जो फिजिकल वर्क है वो तो वहाँ ही जाके, झाड़ू लगाने वाला कंप्यूटर से इंटरनेट से थोड़े झाड़ू लगा लेगा, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, वर्चुअली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कहाँ से? यहाँ से। इसको पहले पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। लिखा है रिमोट वर्क, द एबिलिटी टू, रिमोट वर्क का मतलब क्या है? एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम या अदर लोकेशन आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग, मतलब रिमोट वर्क का मतलब वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, या फिर आप ऑफिस के सराउंडिंग, ऑफिस का जो ट्रेडिशनल सेटिंग है उसके बाहर आप कहीं कॉफ़ी हाउस में बैठ करके काम कर लीजिए, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठ के आप काम कर लीजिए, खेत में बैठ के काम कर लीजिए, जहाँ पे इंटरनेट पकड़ता हो, तो ये होगा रिमोट वर्क। उसने कल्चर ही चेंज कर दी काम की। ये क्या कर दिया है? हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स, आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है। क्यों हुआ है? आगे लिखा है विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यही बता रहे हैं कि किसकी वजह से ये चेंज आया है, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। तो रिमोट वर्क इज़ नाउ पॉसिबल फॉर मेनी जॉब्स दैट प्रीवियसली रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़
टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑफिस। ठीक, समझ गए। आगे लिखा है कि दिस शिफ्ट, ये जो चेंज आया है टूवर्ड्स रिमोट वर्क हैज़ बीन ड्राइवन बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ये जो चेंज आया है किसके द्वारा ड्राइवन है, तो ड्राइवन बाय नंबर ऑफ फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है डिज़ायर फॉर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिज़ायर थी, दूसरा रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब जैसे कर्मचारी जब ऑफिस जाता है तो आने जाने का भाड़ा, किराया, दुनिया भर का ये सब लगता था, ये भी घट गया। और इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्क और काम और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके बैलेंस को भी इम्प्रूव कर लिया गया है इसकी वजह से। वन ऑफ प्राइमरी बेनिफिट, इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है रिमोट वर्क का वो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। आप कोई इतना काम दे दिया है, सुबह करो, दोपहर में करो, शाम करो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, उतना काम करना है चाहे जब करो, आप अपनी सुविधा के अनुसार आदमी कर लेता है। सुबह गैस भराने जाना है तो गैस भरा के आएगा, उसके बाद काम कर लेगा, उतना कर लेगा वो। अच्छा, आगे देखो लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ आर एबल टू वर्क फ्रॉम वेयर एवर दे चूज, जहाँ से मन करता है वहाँ से काम कर लेते हैं। वेदर दैट बी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, अपने घर के कंफर्ट से कर लेते हैं। जिनके घर में कंफर्ट नहीं होता है वो लोग कहाँ चले जाते हैं, लोकल कॉफ़ी शॉप में चले जाएंगे, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ जाएंगे, कॉफ़ी लेंगे, हेडफोन लगाएंगे, बैठ के 4 घंटा काम कर लेंगे। इवन वाइल ट्रेवलिंग, यहाँ तक कि कुछ लोग बस में, ट्रेन में चल रहे होते हैं तो उसमें भी काम कर लेते हैं। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन अलाउ एम्प्लॉयज़ टू बेटर बैलेंस वर्क एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की ज़रूरतें, जो पर्सनल फैमिली की जिम्मेदारियाँ उसमें और वर्क की जिम्मेदारियों में बैलेंस बना लेते हैं बेहतर तरीके से। एंड कैन रिजल्ट हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इस वजह से। रिटेंशन रेट भी बढ़ जाएगा। और एम्प्लॉयज़ आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है तो इससे उनको भी फ़ायदा मिलता है। एज रिमोट वर्क कैन लीड टू रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट, इससे उनका ओवरहेड कॉस्ट भी, रोज़ ऑफिस आने जाने का खर्चा भी बच जाता है इससे। जैसे कि रेंट हो गया, किराया उराया हो गया, यूटिलिटीज़ है फॉर ऑफिस स्पेस, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इससे काफ़ी उनको खर्चा कम हो जाता है। आगे आ जाओ, यहाँ इस पेज में क्या लिखा है कि इन एडिशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा दूसरा फ़ायदा क्या है कि रिमोट वर्क हैज़ आल्सो बीन लिंक्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या हो गया ना कि प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ गई है लोगों की। मेनी स्टडीज हैव शोन दैट एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम होम, मतलब कुछ रिसर्च ऐसे किए गए हैं जिसमें पता चला कि वो लोग जो घर से काम करते हैं ऑफन मोर प्रोडक्टिव, वो लोग क्या हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं दैन दोज हु वर्क इन द ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग। ऑफिस में जाके काम करने वालों से कहीं ज़्यादा काम लोग करते थे जो घर से बैठ के करते हैं, ऐसा रिसर्च में आया है। आगे लिखा है दिस इज ड्यू इन पार्ट टू रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शंस, और इसका ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें उनको डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन कम होता है, फ्री होके काम कर लेते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, एज वेल एज द एबिलिटी टू वर्क ड्यूरिंग वंस मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। दूसरी बात ये होती है कि आदमी जब मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, नहा धो के बैठेगा नाश्ता करके, तो जो ऑफिस जाने में थकता था उसके बजाय वो बैठ के एकदम फ्रेश माइंड में काम करेगा, तो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में काम करेगा। कोई रात में अच्छा कर पाता है, कोई दिन में अच्छा कर पाता है, रेदर देन अदरिंग टू अ ट्रेडिशनल 9 to 5 शेड्यूल। मतलब वो 9 to 5 शेड्यूल को हम फॉलो करें, पता लगा हमारा मन नहीं कर रहा उस समय काम करने का, हमारा मन कर रहा है शाम को 8 बजे काम करने का, तो ज़्यादा जब मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होगा उसका उस समय वो काम करेगा। फर्दर मोर, इसके अलावा रिमोट वर्क कैन लीड टू अ मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स। तो इसके अलावा वो मतलब रिमोट वर्क से ज़्यादा डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्कफोर्स हमको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, जो लोग विकलांग हैं, सपोज करो पैर वैर से वो गड़बड़ है, नहीं आ पाते हैं उतनी दूर ऑफिस, तो घर में बैठे बैठे वो लोग कर लेंगे। या केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन मोर इजीली पार्टिसिपेट द वर्क फोर्स, तो ये लोग भी घर से बैठ के काम करना है तो ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक ये फ़ायदा हो जाता है। मतलब इसमें वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। आगे लिखा है डिस्पाइट द बेनिफिट, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा अब नुकसान पे चल रहे हैं कि देयर आर आल्सो सम ड्रॉबैक्स, उसमें कुछ कमियां हैं। क्या है? व्हेन इट कम्स टू रिमोट वर्क, जबकि रिमोट वर्क की बात है तो वन ऑफ प्राइमरी कंसर्न, जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कोलेबोरेशन। तो लोगों का सोशल इंटरेक्शन या कोलेबोरेशन कम हो पाता है, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी लोनलीनेस फील होता है। ऑफिस जाएंगे नहीं, मेल जोल होगा नहीं, ये सारी चीज़ें। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था, तो रिमोट वर्क के नुकसान पर एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जहाँ क्वेश्चन नहीं है वहाँ पर आप सरसरी नज़र से पढ़ते चले जाओ।
नुकसान की कहीं कोई बात नहीं है, तो सबसे नज़र से तेज़ी से पढ़ो। When employees are working remotely, they may miss out of the benefit in person collaboration, such as brainstorming session or ability to bounce ideas of the colleague. आगे लिखा, additionally remote work can lead to the feeling isolation and loneliness, which can have a negative impact on mental health and job satisfaction. ठीक है, ये नुकसानों की बात हो गई है। और एक पेज, अरे बाप रे, अनदर पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है कि रिमोट वर्क इज पोटेंशियल फॉर ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन द वर्क एंड पर्सनल लाइफ। एक नुकसान यह है कि जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ है उसमें बाउंड्री ब्लर हो जाती है। जैसे पता लगा कि हमारी वर्क लाइफ शाम की 5 बजे तक है, पता लगा हम घर बैठे हैं तो 6-7 बजे तक काम ही किए जा रहे हैं, तो हमारा ऑफिस टाइम कितना है और हमारा घरेलू टाइम कितना है ये बाउंड्री ही नहीं रह जाती, बाउंड्री ही ब्लर कर जाती, ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे को। अक्सर ये होता है कि हम काम करते करते ज़्यादा समय तक काम कर गए, ऑफिस में तो 5 बजे उठ लेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ है, इन्होंने कहा कि व्हेन एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम इट कैन बी डिफिकल्ट टू सेपरेट वर्क टाइम फ्रॉम पर्सनल टाइम। तो वर्क टाइम और पर्सनल टाइम को सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लीडिंग टू लॉन्गर वर्क आवर्स, इसकी वजह से ज़्यादा समय तक काम कर देते हैं। डीजी अब लिखा डिक्रीज वर्क लाइफ बैलेंस, तो उनका वर्क और लाइफ बैलेंस कम हो जाता है, घट जाता है। एडिशनली विदाउट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट का कोई स्ट्रक्चर घर पे होता नहीं है, तो इट कैन बी ईजी फॉर एम्प्लॉय टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। तो कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, अरे कल कर लेंगे यार, छोड़ो आज मूड नहीं है, तो कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं। लीडिंग, इसका भी नतीजा क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन में आते हैं, व्हाइल रिमोट वर्क ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, जहाँ रिमोट वर्क में बहुत सारे बेनिफिट हैं, वहीं इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर टू कंसीडर द पोटेंशियल ड्रॉबैक एंड टेक स्टेप्स टू मिटिगेट देम। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उन पर ये लोग विचार करें, उनको कम करने की कोशिश करें। दिस में इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फाइंड इन वेज टू मेंटेन सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोशल इंटरेक्शन और कोलेबोरेशन को मेंटेन करें। सेटिंग क्लियर, मतलब रोज़ नहीं तो कभी हफ्ते में एक बार मिलें। सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, इसको अच्छे से मतलब तय कर लें कि किस समय तक काम करना है, पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करे वर्क लाइफ। Establishing a structured routine and ensure productivity and work life balance, ठीक, तो ये मतलब बराबर बना रहे। एज रिमोट वर्क कंटिन्यूज टू बिकम मोर प्रेवलेंट, अब ये सब आजकल ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बैलेंस इट्स बेनिफिट्स विद द पोटेंशियल चैलेंज एंड फाइंड अ वे टू क्रिएट प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में। ठीक, आगे चलो, अब क्वेश्चन करते हैं, हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या था, वर्क बाउंड्री ब्लर होने का क्या मतलब है। एक पहला लिखा है, अ वर्कर हु इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको तो ब्लर करना नहीं होता है। एंड हाउस होल्ड कोर्स ड्यूरिंग देयर रिमोट वर्क आवर्स लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये बात तो नहीं हुई थी जी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इससे डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। An employee who works from home occasionally responds to work email after their normal working hour, जो घर से काम करता है कभी कभी क्या होता है, वर्क ईमेल को नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, लीडिंग टू बर्नआउट, या इसी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और इसी वजह, यही है बाउंड्री का ब्लर होना। आप अपने वर्क टाइम में और पर्सनल टाइम में कोई बाउंड्री ही नहीं रखे हैं, तो ये दूसरे वाले में बाउंड्री ब्लर होती है। जब हम अपने वर्क टाइम के बाद भी काम के ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसका मतलब पर्सनल लाइफ में, पर्सनल टाइम में जो लाइफ टाइम है उसमें हम वर्क टाइम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट में क्या पूछा इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिमोट वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव, ठीक है ना, तो रिमोट वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों होते हैं, क्या कारण पैसेज में दिया हुआ। तो रिमोट वर्कर्स हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, क्यों, यहाँ पैसेज में कहीं टेक्नोलॉजी बेटर होने की तो बात नहीं है, जो घर से काम कर रहे हैं उनके पास टेक्नोलॉजी बेटर होगी, बल्कि ऑफिस में टेक्नोलॉजी बेटर होगी। आगे लिखा कि रिमोट वर्कर्स हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इन पर्सन रिमोट वर्कर को इन पर्सन कोलेबोरेशन कहाँ होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना इनका हो ही नहीं पाता, तो ये होगा नहीं। रिमोट वर्कर्स हैव फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन, हाँ, रिसर्च में जो पाया गया था, याद करो मैंने पढ़ा था कि एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये पाया गया था कि जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन कम होते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। दूसरा, चौथा देख लो, रिमोट वर्कर्स आर गिवन मोर ऑटोनॉमी, इनको ऑटोनॉमी ज़्यादा नहीं मिलती, ये सब भले मिलता हो लेकिन पैसेज में लिखा नहीं था, पैसेज में यही तीसरा वाला लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर
98। तो इन्होंने कहा कि रिमोट वर्क जो होता है, ठीक है, हाउ डज रिमोट वर्क कंट्रीब्यूट मोर डाइवर्स, मतलब जिसमें जो डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्क फोर्स कैसे हो जाती है, ज़्यादा टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप के वर्क फोर्स में कैसे आएंगे, क्योंकि घर से लोग, जो विकलांग लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कि इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन पर्सन कोलेबोरेशन से आप डाइवर्सिटी कैसे पा जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आगे लिखा इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। अगर इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड डिसेबिलिटीज, मतलब इसमें जो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, सपोज करो पैर से विकलांग हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द वर्क फोर्स, अगर घर से काम करना हुआ तो, ठीक है। तो ये थर्ड वाला है जो वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी लाएगा, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस से डाइवर्सिटी नहीं आएगी, खाली यही होगा कि जब तरह तरह के लोग, विकलांग लोग भी उसको शामिल कर लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, तब डाइवर्सिटी आएगी वर्क फोर्स में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में पैसेज की थीम क्या है, तो वही वर्क फोर्स, मतलब रिमोट वर्क पर ही है। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ रिमोट वर्क, यहाँ हिस्ट्री और रिवोल्यूशन की बात ही नहीं होगी। आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिमोट वर्क, हाँ ये बेनिफिट और ड्रॉबैक रिमोट वर्क के ये तो डिस्कस किए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन मेंटल, लो रिमोट वर्क का मेंटल हेल्थ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिया इन्होंने, इस पर बात ही नहीं की थी। पोटेंशियल चैलेंजेज ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्टिव रिमोट वर्क, ये भी नहीं है। तो कौन सा है कायदे से, तो यही है, रिमोट वर्क के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसी पर इसमें चर्चा की गई है डिटेल में, ठीक है। पहले फ़ायदे बताए, बाद में नुकसान बताए इन्होंने। अब आखिरी क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, और ये है कि व्हाट हैज़ ड्राइव इन द शिफ्ट टुवर्ड्स रिमोट वर्क की ओर शिफ्ट क्यों हो रहा है। डिज़ायर टू रिलैक्स, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी या रिड्यूस्ड वर्क लाइफ बैलेंस को रिड्यूस तो करेंगे नहीं। इंक्रीज ओवरहेड कास्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये सब आ गया, तभी तो घर से काम हो पा रहा है, नहीं तो कैसे हो पाता। तो ये जो चेंज आया है वो न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से आया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 66 से लेकर के 100 तक, 35 क्वेश्चन, इसको करने में करीब 1 घंटा लग गया, ठीक है। तो चूँकि टाइम बहुत हो चुका है और बातें फिर बाद में करेंगे, ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और ये सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसके शिफ्ट 2 वाले में। 13th के शिफ्ट 1 को हम लोग ख़त्म कर लिया, शिफ्ट 2 कल से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।